हेलो व्यूवर्स, आप देख रहे हैं नॉलेज वाइब्स। आज हम पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, लॉफर वक्र किसका मापन करता है? लॉफर वक्र यानी लॉफर कर्व किसको नापता है? ऑप्शंस हैं कर की दर और कर राजस्व के बीच संबंध को, समग्र कर एवं समग्र अकर राजस्व को, कुल कर भार और कुल भुगतान भार को, या कुल आय और कुल व्यय को। तो लॉफर कर्व जो है वो कर की दर और कर के राजस्व के बीच में जो संबंध होता है उसको मापता है। लेफर वक्र का विकास आर्थर लेफर ने किया था। आर्थर लेफर का कहना था कि कर की जो सीमांत दर एक सीमा से ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो आयकर राजस्व घटने लगता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी लेफर कर्व जो है वो कर की दर और कर राजस्व के मध्य संबंध को मापता है। नेक्स्ट है, यदि करों को भुगतान करने की क्षमता के अनुसार निर्धारित किया जाए तो किस प्रकार का कर होगा? देखिए, भुगतान करने की क्षमता, कौन व्यक्ति कितना टैक्स दे सकता है। तो जो भुगतान करने की क्षमता होती है वो जो पेयर है, जो टैक्स देता है, उसकी इनकम पर डिपेंड होती है। तो जब भुगतान करने की क्षमता के अनुसार कर लगाया जाएगा तो वो होगा प्रगतिशील कर, ऑप्शन बी, यानी जितनी जिसकी इनकम उस पर उसी हिसाब से उसी रेट से टैक्स लग जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कर भार के आवंटन में लाभ सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा दिया गया? तो देखिए, कर भार के आवंटन में जो लाभ सिद्धांत है वो प्रोफेसर लिंडल द्वारा दिया गया है। और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक करदाता जो सार्वजनिक व्यय के सिलसिले में कर का भुगतान करता है वो इस व्यय से जितना लाभ उसे मिल रहा होता है उसके आधार पर ही करता है। नेक्स्ट है, यदि मांग का लोच निम्न में से कोई एक है तो वस्तु का बोझ पूर्ण रूप से उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। तो देखिए, जब मांग की लोच 0 के बराबर होती है तब जो कर का भार है वो पूर्ण रूप से कस्टमर या कंज्यूमर पर ही पड़ता है। नेक्स्ट है, उत्तराधिकार में प्राप्त धन पर कर उदाहरण है, यानी जो पैतृक संपत्ति हम लोगों को प्राप्त होती है माता पिता से, दादा दादी से, उस संपत्ति पर जो कर लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो उस संपत्ति पर संपत्ति कर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित करारोपण नियमों में से कौन सा एडम स्मिथ के द्वारा नहीं दिया गया है? देखिए, एडम स्मिथ ने करारोपण से संबंधित 4 नियम दिए हैं। पहला है समता का नियम या समानता जिसे कहते हैं, दूसरा है निश्चितता का नियम, तीसरा है सुविधा का नियम और चौथा है मितव्ययिता का नियम। विविधता का नियम इन्होंने नहीं दिया है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बाजार का संतुलन तब स्थिर होता है जब मांग वक्र पूर्ति वक्र के ढाल से कम हो। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि बाजार का स्थिर संतुलन देखना है तो उसी समय हो सकता है जब जो मांग वक्र का ढाल है वो पूर्ति वक्र के ढाल से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है, आय की अपेक्षा व्यय करदे क्षमता का बेहतर निर्धारक है। ये विचार किसका है? तो देखिए, ये विचार है प्रोफेसर एन कोल्डार का। नॉर्मली आजकल जितने भी टैक्सेशन होते हैं वो इनकम पर बेस्ड होते हैं, लेकिन एन कोल्डार का कहना था ये जो आदमी इनकम मिल रही है उस पर कर न लगाया जाए, बल्कि कर उसका जो एक्सपेंडिचर है उसके अकॉर्डिंग कर लगाया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये विचार था एन कोल्डार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः करारोपण में समानता द्वारा संतुष्ट माना जाता है। तो ये प्रगतिशील करों को समानता द्वारा संतुष्ट माना जाएगा क्योंकि इसमें जो इनकम होती है उसी के अकॉर्डिंग टैक्सेशन किया जाता है। जिसकी जितनी इनकम है उतनी ही रेट के साथ उस पर टैक्स लगेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी जो कर की दर है वो भी बढ़ जाएगी। जैसे कि वर्तमान समय में भारत में है कि 2.5 लाख रुपए तक कर मुक्त आए। अगर 5 लाख रुपए इनकम है तो 5% की दर से टैक्स लगेगा। 30 उससे आगे बढ़ता है तो टैक्स की दर भी बढ़ जाएगी। तो जो समानता को संतुष्ट माना जाता है वो प्रगतिशील कर हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी समिति 1972 में अपनी रिपोर्ट में राज्यों द्वारा कृषि जोत पर कर लगाने का सुझाव दिया था? तो वो थी राज्य समिति।
राज्य समिति ने 1972 में 24 फरवरी को इसका गठन हुआ था और इसने कहा था कि जो राज्य कृषि जोतों पर कर लगाएं, ये प्रस्ताव इनका था। साथ ही आबिद हुसैन समिति जो थी वो छोटे पैमाने के उद्योगों पर से संबंधित है, और जो केलकर समिति थी वह करारोपण से संबंधित है या कर सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, न्याय की दृष्टि से सर्वोत्तम करारोपण कौन सा होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, निरपेक्ष त्याग में समानता हो, आनुपातिक त्याग में समानता हो, सीमांत त्याग में समानता हो, कुल त्याग में समानता हो। यहाँ ऑप्शन नंबर 3 सही होगा कि सीमांत त्याग बराबर हो, यानी जो हम अंतिम इकाई को दे रहे हैं टैक्स के रूप से, उससे हमें जितनी तकलीफ हो रही हो वो समान हो। सीमांत त्याग में जब समानता होगी तो वो न्याय की दृष्टि से सर्वोत्तम करारोपण होगा और ये समाज के कल्याण से संबंधित अवधारणा है। नेक्स्ट है, न्यूनतम कुल त्याग का सिद्धांत का संबंध किससे है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है एडवर्ड्स, फिर है मार्शल और पिगू या उपरोक्त सभी। देखिए एडवर्ड का है न्यूनतम कुल त्याग सिद्धांत से संबंध। न्यूनतम कुल त्याग के सिद्धांत का प्रतिपादन ही एडवर्ड तथा कॉर्बर द्वारा किया गया था। बाद में इसका समर्थन पिगू और डाल्टन ने भी किया। ये सिद्धांत अधिकतम कल्याण की कुल मान्यता पर आधारित है। सरकार को इस प्रकार कर लगाना चाहिए जिससे करारोपण के कारण समाज में होने वाली जो क्षति है, कल्याण की क्षति है, वो न्यूनतम या मिनिमम रहे। ये सिद्धांत दिया है एडवर्ड्स ने, बाद में पिगू ने इनका और डाल्टन ने भी इनको सपोर्ट किया है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर सही है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है कि करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय आपातकालीन स्थिति में बढ़ जाया करते हैं तो उसके बाद भी सामान्य होने पर बढ़ा ही रह जाता है। ये बात किसने कही? ये बात कही है वैगनार ने। वैगनार के अनुसार यदि आपातकाल में या युद्ध के हालात में अगर टैक्सेशन किसी कंट्री में बढ़ जाते हैं तो जब युद्ध ख़त्म हो जाए और हालात सामान्य हो जाएं उसके बाद भी जो रेट ऑफ टैक्सेस हैं वो बढ़ी की बढ़ी रह जाती हैं, वो वापस पुराने वाले स्तर पर नहीं आ पाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का है विकल्प बी सही, यानी वैगनार ने कहा है, वैगनार ने। नेक्स्ट है, कर लगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। संचय को रोकना, काले धन को कम करना, धन के प्रवाह को रोकना या सरकार का वित्त पोषण करना। देखिए कर लगाने का प्रमुख उद्देश्य सरकार का वित्त पोषण है। सरकार जो जनता के लिए कल्याणकारी कार्य करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाती है, सस्ते अस्पताल, सस्ते स्कूल, अच्छी जो यातायात की व्यवस्था लागू करती है, उन सब के लिए उसे पैसे की ज़रूरत होती है। जो टैक्सेशन है उसके द्वारा जो आय होती है सरकार को, उसी के द्वारा वो जन कल्याण के कार्यों को स्टार्ट करती है या उनको करने के लिए प्रेरित होती है। तो कर लगाने का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो सरकार का वित्त पोषण करना होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, जितनी ज़्यादा मांग बेरोजगार होगी उतना ही होगा करापात। यानी कि अगर मांग बेरोजगार है तो करापात किस पर होगा। तो देखिए क्रेता पर होगा। यदि मांग पूर्णतः बेरोजगार है तो कर का भार क्रेता को ही सहन करना पड़ेगा। यदि वस्तु की मांग पूर्णतः बेरोजगार है तो विक्रेता कर का भार पूर्ण रूप से क्रेता पर डालने में सफल होगा और खुद कुछ भी कर का भार वहन नहीं करेगा, क्योंकि जो वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है, जिन वस्तुओं की मांग बेरोजगार होती है उनकी कीमतें कितनी भी बढ़ जाएं, व्यक्ति उन्हें खरीदता ही खरीदता है। ये आवश्यक वस्तुएं होती हैं जो जीवन जीने के लिए आवश्यक होती हैं और हमेशा आवश्यक वस्तुओं की मांग ही बेरोजगार होती है। इसलिए जब मांग बेरोजगार होगी तो करापात सदैव क्रेता पर रहेगा, विक्रेता उसको वहन नहीं करेगा। ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।